नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये एजुकेशन सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आएगी। न्यूज ये थी कि आईआईटी मद्रास लगातार छठे वर्ष ये टॉप पर बना हुआ है। आईआईटी मद्रास 2019 के बाद छठी बार देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF में पहचाने और परिभाषित मापदंडों के आधार पर समग्र रैंकिंग दिखाता है। सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी 2024 की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने 2016 के बाद से 9वें वर्ष इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखा और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दोनों विश्वविद्यालय और अनुसंधान श्रेणियों के तहत टॉप संस्थान है, जिसने क्रमशः 2016 और 2021 से दोनों बरकरार रखे हुए है। आईआईटी मद्रास ने लगातार छठे वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप स्थान पर हुआ है। और इसके बाद और संस्थानों की बात कर लेते हैं तो आईआईटी दिल्ली इस बार एक पायदान खिसका है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी के टॉप 10 में 7 आईआईटी हैं और 3 अन्य संस्थान, जिसमें एक IISc बेंगलुरु, अखिल भारतीय संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली और JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए शुरू की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के 9वें संस्करण को शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी किया। इस वर्ष 16 श्रेणियों में रैंक दी गई है, जो पिछले वर्ष से 3 अधिक है, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय, राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय की 3 नई श्रेणी है। नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को लगातार 7वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ लॉ स्कूल का नाम दिया गया। यह रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन यानी छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सों का संचालन, इनोवेशन, रिसर्च पेपर के प्रकाशन जैसे करीब 100 मानकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग जारी करते हुए कहा कि देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अब रैंकिंग फ्रेमवर्क में आना ही होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थानों को दुनिया के मुकाबले खड़ा होने के लिए यह इम्पोर्टेंट भी है। उन्होंने कहा, अमूमन यह रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश शुरू होने से पहले जून में ही जारी कर दी जाती है, लेकिन इस वर्ष लेट हुआ है क्योंकि इलेक्शन ईयर था ये। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था पेज नंबर 10 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि 20 सिख फ्रॉम अफगानिस्तान ग्रांटेड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अंडर CAA। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 1955 में संशोधन किया गया। उसी के अंतर्गत 20 सिख जो अफगानिस्तान से आए हैं उन्होंने नागरिकता संशोधन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 गैर मुस्लिम समुदायों, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता की सुविधा मिल सके, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। और नागरिकता के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्ष के लगातार रहने की मौजूदा आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले ये कंडीशन 11 वर्ष तक अगर कोई भारत में रहेगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसको घटाकर 11 साल से 5 वर्ष कर दिया गया है। साथियों, इस CAA पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में है और पूरी उम्मीद है कि हो सकता है यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज द हिंदू ने कवर किया था, हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष पैकेज शामिल करने पर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष का आप पूरा नाम जानेंगे तो A से आयुर्वेद, Y से योग, U से यूनानी और S से सिद्ध, H से होम्योपैथी पैकेज को शामिल करने पर कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख करोड़ का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, जो आबादी के निचले 40% हिस्से का गठन करने वाले 12.34 करोड़ परिवारों के अनुरूप है। पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष को नहीं शामिल किया गया था, ठीक है, अब आयुष को भी शामिल कर दिया गया, तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये नई न्यूज है, शामिल किया जाता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे।
अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार से अपना योगदान वापस ले लिया है, जो पहले इसमें योगदान करता था। विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो समाज में विज्ञान का संचार करने और विज्ञान को लोकप्रिय करने को बढ़ावा देने में व्यक्तियों द्वारा किए गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण योगदान को पुरस्कृत करता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने लेखक, संपादक, व्याख्याता, रेडियो, टेलीविजन या वेब कार्यक्रम निदेशक या फिल्म निर्माता के रूप में विज्ञान, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी को जनता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट करियर बनाया हो। पुरस्कार का वित्त पोषण यानी फंडिंग कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, उड़ीसा राज्य सरकार और भारत सरकार का साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंग पुरस्कार में भारत का कौन सा डिपार्टमेंट फंडिंग करता है, वित्त पोषण करता है, तो याद रखिएगा साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट, जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पुरातत्वविदों ने एक आश्चर्यजनक खोज की है जिसे पृथ्वी पर मौजूदा सबसे पुराने कैलेंडर के रूप में समझा जा रहा है। यह कैलेंडर 12,000 वर्ष पुराने पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है। इसकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे पुरातत्वविदों ने तुर्की के गोबेकली टेपे स्थल पर पाया था। यह मानव सभ्यता की समय रेखा को पुनः लिखने की संभावना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण आज आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मुद्रू ओया श्रीलंका में प्रारंभ हुआ। यूपीएससी पीटी 2024 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको पहला कथन भी पता होता तो ये क्वेश्चन सही कर लेते। तो जुड़े रहिए इस न्यूज से, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यह अभ्यास 12 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाना है और इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध शहरी वातावरण में संचालन पर केंद्रित होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था, आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जयशंकर ने मालदीव यात्रा संपन्न की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके मालदीव के समकक्ष मूसा जमीर ने 2024 से 2029 की अवधि के दौरान 1000 मालदीव सिविल सर्वेंट अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को नवीनीकृत किया है। इस महीने की 9 तारीख को मालदीव की राजधानी में एमओयू का रिन्यू किया गया है, नवीनीकरण किया गया है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। इस यात्रा ने दोनों देशों की अपनी बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अपने लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को गहरा करने की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मालदीव की भारत से निकटता लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप से बमुश्किल 70 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल और मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील हिंद महासागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के चौराहे पर इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, खासकर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने संपादकीय पृष्ठ पर शामिल किया था और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा सेक्शन के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, शामिल की जाएगी। न्यूज ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से देश की सुरक्षा को खतरा है। अगर बात करें बीते सप्ताह बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा अत्यंत संवेदनशील हो गई है। बांग्लादेश में कायम अराजकता का लाभ उठाकर वहां मौजूदा म्यांमार के लाखों रोहिंग्या शरणार्थी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इस सीमा पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत में प्रवेश की ताक में हैं। वैसे इस समय झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा बहुत चर्चा में है और हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर गंभीर चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि सरकार ने अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान की और उन्हें वापस भेजा।
हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए अभियान चला रखा है, जिस कारण उत्तर प्रदेश में कई रोहिंग्या पकड़े भी गए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक इस समय प्रदेश के अनेक इलाकों में रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान कर पाना इस कारण से बमुश्किल होता है क्योंकि इनके पास फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भारत में बसाने के लिए कई गैंग ऑर्गेनाइज रूप से काम कर रहे हैं और ये गैंग लंबे समय से कमीशन लेकर बंगाल और म्यांमार से रोहिंग्याओं को भारत लाकर बसा रहे हैं। ये गैंग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। 3 चरणों में ये लोग रोहिंग्याओं को भारत के निवासी होने का दर्जा प्रदान करवाने का प्रयास करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के तहत मेघालय में लगभग 20% हिस्से में सही यानी फेंसिंग नहीं हो सकी है। मेघालय की एक एनजीओ जो अवैध घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय है, उसने वहां की सरकार से शिकायत की थी कि 10 से 20 हजार रुपए लेकर दलाल घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि पहला गैंग बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा से सटे भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए रोहिंग्याओं का प्रवेश कराते हैं। यही गैंग सीमा पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में रह रहे दूसरे गैंग के एजेंटों को सुपुर्द कर देते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहुंचाया जाता है। दूसरा गैंग इनको स्थानीय स्तर पर तीसरे गैंग को तभी सुपुर्द करता है जब उसे आवश्यक फर्जी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड आदि के बनने की गारंटी मिलती है। इस पूरे घटनाक्रम की खास बात यह है कि ज्यादातर ऐसे घुसपैठ की भनक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं लग पाती है। यह अवैध आवर्जन बहुत ही सुनियोजित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अवैध आवर्जन कराने वाले एजेंटों को दोनों तरफ से मोटा धन मिलता है। साथ ही भारत के प्रतिबंधित जिहादी संस्थाओं के स्लीपर सेल इन एजेंटों को आवर्जन कराने के बदले धन उपलब्ध कराते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे जुड़ा हुआ मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखते समय आप इस बात को जरूर उल्लेख करिएगा। चूंकि भारत में बसने वाले इन अवैध नागरिकों के पास रोजगार का कोई सुनिश्चित साधन नहीं होता है, लिहाजा ये बड़े अपराधों को अंजाम देने में जुट जाते हैं। इसके अलावा ये इस्लामिक जिहादी और आतंकी गतिविधियों का टूल भी शीघ्रता से बन जाते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में रोहिंग्याओं के आतंकवाद अपराध और हिंसा में संलिप्तता के काफी प्रमाण भी मिले हैं पहले। इसलिए भारत को बांग्लादेश और म्यांमार सरकार से समन्वय बनाकर सजगता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, HOD अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।